ज़ेलेंस्की और नेतन्याहू का दुनिया का अमन तबाह करने का मंसूबा कामयाब। नेतन्याहू और ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस पे बैठकर जो साजिश रचाई वो कामयाब होती नज़र आ रही है। जंग रशिया से शुरू होकर यूरोप के दरवाजे पर पहुंच गई और रशियन मिसाइल पोलैंड में गिरना शुरू हो गए। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस बारे में अज़हर अली खान से बात करते हैं। अज़हर भाई, जो साजिश व्हाइट हाउस में बैठकर रचाई जा रही थी वो तकरीबन कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। रशियन मिसाइल गिरे हैं पोलैंड में, रशिया और यूरोप आमने सामने आके खड़े हो गए हैं, कशीदगी बढ़ना शुरू हो गई है। क्या होने जा रहा है? बहुत दिनों से कोशिश हो रही थी अदिल भाई कि किसी तरह से नेटो को सामने लाके खड़ा किया जाए, यूरोप को सामने लाके खड़ा किया जाए। वो दरपर्दा तो लड़ रहे थे रूस के साथ। सबसे पहले वो अपनी टेक्नोलॉजी दे रहे थे, उसके बाद वो अपना पैसा देना शुरू हो गए थे, ज़ेलेंस्की को सपोर्ट कर रहे थे और रशिया पे कारी वार कर रहे थे, उसकी मईशत के बखिए उधेड़ रहे थे। तो अब रूस ने जो है वो एक बहुत ही तगड़ा जवाब दिया है। और ये ख़ास तौर पर इस जवाब से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो व्हाइट हाउस में मीटिंग हुई नेतन्याहू की, ज़ेलेंस्की की और ट्रम्प की, वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी तय हुई जिसके बाद ये मंजरनामा बनना ही था। और लोगों को अंदाज़ा था कि इससे पहले कि यूरोप वार करे रूस पे एक बड़ा और उसकी बैक पे नेतन्याहू वगैरह बैठे हों, डोनाल्ड ट्रंप बैठे हों, तो रूस ने इस बात को पहले ही महसूस कर लिया था कि वहाँ जो मीटिंग होने जा रही है वहाँ यही बात होनी है कि हमें किस तरह पूरा यूरोप हम पे चढ़ाई करने आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें उनका इंतज़ार करने के बजाय पहले जाके वार करना चाहिए। और एक आज मिसाइल फायर किया गया रशिया की जानिब से, वो यूक्रेन से 100 किलोमीटर दूसरी तरफ, जो बिल्कुल उसके साथ पोलैंड जुड़ता है और नेटो शुरू हो जाता है। पोलैंड की सरहद आपस में मिलती है ना? जी जी। तो वहाँ जाके 100 किलोमीटर अंदर जाके एक मिसाइल गिरा है और वो मिसाइल गिरने के बाद पूरी दुनिया, मतलब उसकी फुटेजेस भी आ गई, उसकी तस्वीरें भी आ गई और पूरी दुनिया ने इस बात को रजिस्टर करना शुरू कर दिया है कि असल में जंग यूरोप के दरवाजे से दाखिल होकर अंदर 100 किलोमीटर अंदर पहुँच चुकी है। और अब ये कहाँ जाएगी इसका अंदाज़ा आने वाले दिनों में बहुत ही क्लियरली हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि इसका कहीं ना कहीं जवाब यूरोप देगा और जब वो जवाब देगा, और रशिया बिल्कुल तैयार बैठा है, वो ना सिर्फ 2 गुना बल्कि बज़ाहिर 3 गुना शिद्दत के साथ हमला करेगा और यूरोप के जो दरवाज़ा है पोलैंड, वहाँ से इनको रगड़ता हुआ, घसीटता हुआ, मारता हुआ आगे की तरफ लेके जाएगा। और यही वो जगह है पोलैंड जहाँ पर ये अपने आप को मजबूत करने की यूरोप कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर यहाँ से फिसल गए मामलात तो वो जाके यूरोप के दूसरे ऑब्वियसली वो यहाँ पे मजबूत करने की सबसे बड़ी बात ये है कि क्योंकि ये यूरोप का दरवाज़ा है और रशिया अगर यूरोप में घुसेगा तो इसी जगह से घुसेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसीलिए बहुत सारी बातें ये भी शुरू हो गई हैं आपके गैर मामूली किस्म की मशक़ें हो रही हैं। बिल्कुल, इस बारे में आपसे यही पूछना चाह रहा था कि ये बात, खबरें भी सामने आई हैं कि गैर मामूली किस्म की मशक़ें भी हो रही हैं और कोई 3 लाख के करीब जो फ़ौजी हैं रशियन आर्मी के, वो इंडक्शन के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में इस वक्त रशिया ये तैयारी कर रहा है कि अगर ग्राउंड पे जाके हमला करना पड़ा तो हम कैसे करेंगे। और उनको अंदाज़ा हो गया कि अब ये जो मिसाइलों की जंग है, ड्रोन्स की जंग है, अब इसको कॉम्बैट सिचुएशन को आगे आना है, मैन टू मैन कॉम्बैट में आना है। तो इसका मतलब ये है कि फ़ौजियों को तैयार रहना चाहिए, इसका मतलब ये है कि फ़िज़ाइया को भी तैयार रहना चाहिए और आर्टिलरी वाले जो हैं उन सबको भी होना चाहिए। तो इस वक्त टैंक्स, तोपखाना, फ़िज़ाइया कैसे हमले करेगी, इन सब की एक जॉइंट और कोलैबोरेशन करके एक तरह की उन्होंने वहाँ पे की हैं, मशक़ें की हैं। और मशक़ें करके उन्होंने कुछ ऐसे आदाब को निशाना बनाया जो उन्होंने ख़ुद ही तख्लीक किए थे। तो एक मॉक सेशन किया गया है, एक्सरसाइजेस की गई हैं और उसमें बहुत कामयाबी से निशाना बनाया गया है कि अगर नेटो के साथ जंग हो गई तो नेटो किस दरवाजे से अंदर आएगा, हम कैसे उस पर जाके हमला करेंगे। तो फ़िज़ाइया के SU-30 तैयारे जो हैं उनके कई तैयारों ने उसमें हिस्सा लिया और कौन से मिसाइल्स को इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, आदाब क्या होंगे। अगर वहाँ पर नेटो की फ़ौज आ गई ज़मीन से और हमने उसके साथ मुकाबला किया तो वो बिखर के अगर उन्होंने हमला किया तो कैसे होगा, एक जगह जमा होकर किया तो कैसे होगा। और इसीलिए उन्होंने ख़ास तौर पर 30 mm की जो एक तोप होती है जो तैयारों में लगी होती है, जिसके ज़रिए आप फौलादी चादर वाली जो आर्मर्ड व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उनको निशाना बनाते हैं, उस तक का इस्तेमाल किया है। और उन्हें पता है कि फ़ौजी टैंकों के पीछे छुप कर आएंगे, इससे पहले कि वो इस पर हमला करें तो हमारे तैयारे उनके टैंकों के परख छोड़ा दें। यानी मुकम्मल तौर पर तैयारियां की जा रही हैं रशिया की जानिब से। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आजकल के दौर में जो जंगें ड्रोन्स और मिसाइलों और फ़ज़ाइया के ज़रिए लड़ी जा रही हैं, क्या उस तरह के माहौल में ज़मीनी फ़ौज का किसी मुल्क में दाखिल होना आसान होगा? आसान नहीं होगा, यकीनन चैलेंजिंग होगा, लेकिन इस बात को रूस अच्छी तरह समझ चुका है कि हमें ज़मीनी फ़ौज उतार के अब ज़मीनों पे कब्ज़ा करना शुरू करना है ताकि हम दुश्मन को पीछे धकेलना शुरू करें। और वो जो एक हमारे सरहद से शुरू होती है बात, मतलब बिल्कुल हमारे दरवाजे से मारना पीटना शुरू करते हैं वो लोग और ड्रोन हमले शुरू करते हैं और आगे हमारे आवाम को भी निशाना बना रहे हैं, वो सिलसिला ख़त्म हो, हम आगे जाके किसी जगह कब्ज़ा करें ताकि हमले वहाँ पर हो रहे हों, हम उसको किसी तरह से मैनेज कर सकें
और रशिया को यानी बचा एक सकें। बफर जोन कायम हो जाए। जी, एक बहुत रशिया और यूरोप के दरमियान में एक बफर जोन कायम हो जाए, और वो बफर जोन तो फिर यूक्रेन की सूरत में ही हो सकता है। अगर रशिया यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों पर, पहले तो उसने कुछ इलाकों पर कब्जा किया हुआ है, मजीद इलाकों पर कब्जा करे और बिल्कुल यूरोप तक पहुँच जाए। दो बहुत इंपॉर्टेंट इलाके हैं जो एक का नाम है डोंबास और एक का नाम है कॉन्स्टेंटिनोवा। इन दो जगहों के ऊपर रशिया बहुत ही प्रिसाइजली हमले कर रहा है और इस तरह के अटैक्स कर रहा है जिससे वो ग्राउंड पे अपना कंट्रोल मुकम्मल तौर पे मजबूत कर ले। डोंबास पे कर भी लिया है, कॉन्स्टेंटिनोवा पे आजकल ज़रा चल रहा है, लेकिन वो भी फील ये हो रहा है कि इस वक्त यूक्रेन जिस तरह के हमले कर रहा है वो मौसर उस तरह से नहीं हो पा रहे कि उसके पे होने वाले रशिया के कब्ज़े को रोक सकें। तो ये इस बात को अच्छी तरह समझ चुका है रूस कि हमें ज़मीन लेते हुए आगे जाना पड़ेगा। अब फ़िज़ाई हमले रख के हम दोबारा फिर वापस आ जाते हैं फ़िज़ाई हमले करके, या हम मिसाइल दागते हैं तो फिर दोबारा बैठते हो वो फिर आगे आ जाते हैं। तो हमें अब कुछ जगहों पे कब्ज़ा करके इसको अपनी ज़मीन एक तरह से डिक्लेयर करनी पड़ेगी। और ये जो पुतिन ने कुछ दिन पहले बात की थी, अगर हम उसको जोड़ें कि हम असल में ज़मीन वापस लेना शुरू करेंगे अपनी और मुख्तलिफ़ ज़मीनों पर कब्ज़ा करेंगे यूरोप की, तो इससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि वो बिल्कुल अच्छी तरह समझ चुके हैं कि हमारे हमले मौसर तो हैं, लेकिन वहाँ फिर दोबारा नेटो आ जाता है अपने टेक्नोलॉजी, ताकत और पैसे के बल पे। तो हमें उसको अब पीछे धकेलना है, उसकी टेरिटरी पे कब्ज़ा करना है। तो यूक्रेन में अब ये काम उन्होंने बहुत तेज़ कर दिया है और अब मुझे अंदाज़ा ये हो रहा है हालात को देख के कि अब ये पोलैंड में दाखिल होंगे। और पोलैंड में दाखिल होने का मतलब ये है कि ये आगे पूरे नेटो को चैलेंज कर देंगे और उसके बाद नेटो की फोर्सेस पोलैंड में जमा होकर कुछ करने की कोशिश करेंगी। और जब ये बिल्कुल बात दुनिया में स्टैब्लिश हो जाएगी कि रशिया और यूक्रेन के साथ साथ रशिया और नेटो की वॉर शुरू हो गई है, तो उसके बाद उसके हाथ खुल जाएंगे रशिया के, और वो जो इशारों किनायों में बात और हमले होते हैं वो खुल के होने लगेंगे। और फिर कुछ नए हम दुनिया में आग लगती भी देखेंगे जंग की, और कुछ नए शहरों को, कुछ नए पोर्ट्स को कुछ जलता हुआ देखेंगे। यानी ये सारी सूरत तो फिर तीसरी आलमी जंग की तरफ ही जा रही है ना? ये महदूद पैमाने पर तीसरी आलमी जंग छिड़ चुकी है और मुख्तलिफ ब्लॉक्स बन चुके हैं। जो जिसका सपोर्टर है वो उसके साथ मिल के उसकी माली मदद भी कर रहा है, सेटेलाइट मदद भी कर रहा है, फ़ौज भी देने की कोशिश कर रहा है, मिसाइल भी दे रहा है। तो वो अब दुनिया जितने हिस्सों में बंटनी थी अस्करी तौर पे वो बंट चुकी है और अब सबको समझ में आ गया कि उसको किसके साथ खड़ा होना है और किसके ख़िलाफ़ खड़ा होना है। इसीलिए आप देखें कि ईरान की वॉर में चाइना खामोश है, रशिया खामोश है, उस पर इल्ज़ाम लगता रहता है, वो कुछ नहीं कहते, लेकिन वो इतनी जदीद टेक्नोलॉजी से हमले कर रहा है जो रशिया और चाइना के पास ही है। इसी तरह जो कुछ ऐसे ममालिक हैं मशरिक़ वस्ता के जो अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ खड़े हो गए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, हम जान छुड़ाओ, ज़रा पीछे हटो। तो इन सारी चीज़ों के दरमियान में अब अंदाज़ा हो रहा है कि नेटो, अमेरिका, ज़ेलेनिस्की, नेतन्याहू ये एक तरफ हो गए हैं और रशिया और चाइना, ईरान और कुछ और ममालिक ऐसे हैं जो वक्त आने पे एक एक करके खुलना शुरू होंगे। लेकिन अभी रशिया ही काफ़ी है, अगर वही हमले करना शुरू कर देगा तो यूरोप उसके हमले संभाल नहीं सकेगा। बहुत शुक्रिया असर भाई। असर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए मैं फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।